चलो भाई, इलस्ट्रेशन 13 तक हमने पहले बना लिया था। अब चालू करते हैं इलस्ट्रेशन 14। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। एनुअल डिमांड बोल दिया मतलब आपको ए मिल गया। वही एनुअल आपको साल भर में इतने यूनिट्स की डिमांड है, तो ये आपको ए मिल गया। चलो लिखते जाते हैं उसको साथ साथ में। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वही है आपका 3200 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके जो आगे दिया हुआ है द यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज़। यूनिट कॉस्ट मतलब होता है भाई एक यूनिट की कॉस्ट है। 3200 यूनिट्स आप मंगाओगे साल भर में, एक यूनिट की परचेज कॉस्ट है ये। यूनिट कॉस्ट मतलब, ठीक है, यूनिट का मतलब होता है सिंगल पीस। यूनिट वर्ड का मतलब होता है सिंगल पीस की जो कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ है। सिंगल यूनिट की कौन सी कॉस्ट? परचेज कॉस्ट। ये परचेज कॉस्ट है, MRP, है ना। अब आगे दिया हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस इज 25%। कैरिंग चार्जेस मतलब कैरिंग कॉस्ट मतलब सी 25% है। 25% जब भी परसेंट में दे देगा तो आप किसका निकालोगे? परचेज कॉस्ट का। परचेज कॉस्ट आपका जो यूनिट कॉस्ट होता है 6 रुपीज़ दिया हुआ है, उसी का 25% होगा। ठीक है, फिर बोलता है इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ऑर्डर। जो ऑर्डर आप मंगाते हो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। एक प्रोक्योरमेंट मतलब एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 150 है, मतलब ये ओ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 है। सारी चीज़ मिल गई, हम चुपचाप EOQ निकाल सकते हैं। चलो, ए पॉइंट आपको निकालना है EOQ। फॉर्मूला स्क्वायर रूट में होगा 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। 2 इंटू 3200 यूनिट्स इंटू ₹150 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको जो निकालोगे 25% ऑफ 6 निकालोगे, ये कितना आएगा? ₹1.5 आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया ₹1.5 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 232 और 150 डिवाइडेड बाय 1.5 और स्क्वायर रूट, तो आपका आया आंसर 800 यूनिट्स। पहला ऑप्शन आ गया, पहला आंसर आ गया 800 यूनिट्स आपका EOQ। फिर बी में आपको बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। याद है नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता है? छोटा सा फॉर्मूला था। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब साल भर में आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? ए अपॉन EOQ। ए का मतलब होता है कि आप साल भर में कितना मंगाने वाले हो, 3200 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय EOQ मतलब एक बार में कितना मंगाने वाले हो, 800। साल भर का हमको 3200 चाहिए, तो ऐसे 800 800 800 करके आप कितनी बार मंगाओगे कि आपका साल भर का कोटा जो है 3200 का पूरा हो जाएगा? सर 4 बार मंगाएंगे। 8 4 32 होता है, तो ऐसे 8 8 8 8 4 बार मंगाएंगे तो आपका 3200 का यूनिट्स जो है वो आ जाएगा साल भर में। 4 ऑर्डर में हम पूरा माल मंगा लेंगे साल भर का। फिर बोलता है सी आपको बताना है टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। याद है एकदम स्टार्टिंग में मैंने EOQ का एक लॉजिक बताया था, एजम्पशंस बताए थे। टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स मतलब जो लगातार ऑर्डर होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में जो ऑर्डर है। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमने क्या किया, बी पॉइंट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिया कि आपको साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करने होंगे। ठीक है, अब साल कैसे होते हैं, मैं फाइनेंशियल ईयर लेके चलता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर लेके चलता हूँ, अप्रैल टू मार्च वाला। तो देखो अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून। मैं सोच रहा हूँ कितने, 3 का बनाऊँ? 4 ऑर्डर है ना, हाँ 3 का। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक, याद करो मैंने EOQ के 2 एजम्पशंस लिखवाए थे। अगर याद नहीं होगा तो कॉपी खोल के देखो जल्दी से। EOQ का और ROQ का भी, दोनों का सेम एजम्पशंस मैंने लिखवाया था। पहला एजम्पशन था कि जो क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड ईच टाइम इज कांस्टेंट। जो क्वांटिटी आप एक बार में मंगाते हो, पहले ऑर्डर में मान लो 800 मंगाए, तो दूसरे ऑर्डर में भी 800, तीसरे ऑर्डर में भी 800, चौथे ऑर्डर में भी 800, तभी तो 4 ऑर्डर में आपका 3200 का यूनिट्स आ गया साल भर का। और बी पॉइंट मैंने लिखवाया था जो टाइम गैप है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। जो टाइम, वही तो आपको निकालना है अभी। जो टाइम गैप है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, जिससे मैंने बोला कि आप पहले ऑर्डर में 800 क्वांटिटी मंगाओगे, दूसरे ऑर्डर में 800 क्वांटिटी मंगाओगे, तीसरे ऑर्डर में 800 क्वांटिटी मंगाओगे, चौथे ऑर्डर में भी 800 मंगाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो टाइम गैप है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप होगा, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप होगा,
थर्ड और फोर्थ ऑर्डर के बीच जो टाइम गैप होगा ये सब टाइम गैप आपस में सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपका ऑर्डर 4 है ना, तो देखो जानबूझ के मैंने ऐसे बनाया है। ये पहला ऑर्डर मंगाओगे तो 3 महीने बीत गए, पहला ऑर्डर 3 महीने बीत गए, फिर दूसरा ऑर्डर बाकी के 3 महीने, ये तीसरा ऑर्डर बाकी के 3 महीने, चौथा ऑर्डर बाकी के 3 महीने। तो 4 नंबर ऑफ ऑर्डर 4 थे ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, है ना। तो आप बता दो खुद कितने कितने टाइम गैप में मंगा रहे हो, हर 3 महीने में मंगा रहे हो। अप्रैल मैंने 1 अप्रैल में मंगाया पहला ऑर्डर, तो वो अप्रैल मई जून 3 महीना चलेगा। फिर सेकंड ऑर्डर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड ऑर्डर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ ऑर्डर जनवरी फरवरी मार्च। 4 ऑर्डर आप इस हिसाब से अपने बांट दिए। तो सर एग्जाम में थोड़ी ना ये कैलेंडर बनाते रहेंगे, कुछ और सस्ता लॉजिक बताओ, ये बहुत महंगा हो गया। एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर बनाते रहोगे, कैलेंडर, एग्जाम में थोड़ी कैलेंडर बनाते रहोगे। तो आपको क्या निकालना है, देखो टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर निकालना है जो कि कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है तो आप क्या करोगे, देखो साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, आप उनको डिवाइड कर दो 4 ऑर्डर में, तो हर ऑर्डर का जो टाइम गैप है वो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है इसीलिए आप डिवाइड कर रहे हो ना। आप ये मान के चल रहे हो कि हर ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप है वो इक्वल है। तो मुझे क्या करना है, जो साल के जो 12 महीने होते हैं, साल के जो 12 महीने होते हैं उनको मेरे को 4 ऑर्डर में इक्वली बांटना है। नंबर ऑफ ऑर्डर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4 ऑर्डर्स। तो आपको क्या करना है, टाइम गैप को इक्वल रखने के लिए, हर ऑर्डर के बीच जो टाइम गैप है उसको इक्वल बनाने के लिए, जो साल भर में महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, आप उसको इक्वली डिवाइड कर दो 4 हिस्सों में, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है इसीलिए। 5 होता तो 5 से करते, 10 होता 10 से करते। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है, इसलिए आप क्या करोगे, साल में जो 12 महीने होते हैं आप उसको 4 ऑर्डर्स में इक्वली बांट देगा। तो ये आपका आएगा 3 मंथ्स, मतलब हर 3 महीने में आपको एक ऑर्डर मंगाना है। मतलब ये जो मैंने किया था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो 4 ऑर्डर होंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप होगा 3 महीना, अभी तो मैंने निकाल लिया ना। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के बीच भी 3 महीना होगा, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर के बीच में भी 3 महीना होगा। तो इसी से आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑर्डर और 3-3 महीने में आपको मंगाना है, तो साल खत्म हो गया 12 महीने का। ठीक है, क्लियर है, मतलब एक टाइप से फॉर्मूला हो गया ना। हाँ रुको मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ ना इसका। फॉर्मूला क्या होगा, 12 मंथ्स, हाँ 12 मंथ्स फॉर्मूले का ही पार्ट है, क्योंकि साल में तो हमेशा 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 ऑर्डर्स। हर 3-3 महीने में आप पहला ऑर्डर मंगाए आज, फिर 3 महीने बाद मंगाओगे दूसरा ऑर्डर, फिर 3 महीने बाद तीसरा ऑर्डर, फिर 3 महीने बाद चौथा ऑर्डर। तो ऐसे 3-3-3-3 आप 4 बार मंगाए, 12 महीना खत्म। ठीक है, चलो खत्म हो गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 14 इतना, ये 3 चीज़ हमको निकालना था। चलो 15 में आते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलो इलस्ट्रेशन 15 आपको क्या बोलता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वो आपका फिनिश गुड्स है, उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमको एक कंपोनेंट लगता है अल्फा, मतलब आपका रॉ मटेरियल क्या है, अल्फा। हम तो मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो मटेरियल कौन सा है आपका, अल्फा नाम का मटेरियल है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021, साल 2021 का आपको डेटा दिया हुआ है। लिखा है एनुअल डिमांड फॉर अल्फा 8000 यूनिट्स, मतलब आपको ए मिल गया, ए आपको मिल गया कितना, 8000 यूनिट्स, साल भर की जो नीड है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 रुपये पर ऑर्डर, तो आपको ओ मिल गया ₹200 पर ऑर्डर। ठीक, उसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, मतलब आप अल्फा का 1 यूनिट लोगे ना तो वो 400 रुपये का आएगा। तो ये यूनिट कॉस्ट हो गया, यूनिट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट जो बोलो, यूनिट कॉस्ट हो गया या कॉस्ट पर यूनिट, बहुत सारे नाम है ना, किसी भी नाम से बोला। तो ये है आपका 400 रुपये पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमको सी निकल लगेगा, तो सी आपको दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंट 20 रुपये नहीं है बेटा, परसेंट का साइन दिया हुआ है, 20% है। तो 20% ऑफ व्हाट, ऑफ यूनिट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट जो बोलो। तो 20% ऑफ ₹400, जो कि आ जाएगा आपका ₹80 पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कैसी होती है, पर यूनिट पर एनम, POQ निकल जाएगा तुरंत, है ना।
चलो तो देखो ए पॉइंट तो यही बोला है, तो मैं ये खत्म कर देता हूँ, बाद में फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आगे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बी पॉइंट भी और ये 2 लाइन भी बची हुई है, तो इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ। ए पॉइंट आपका ई ओ क्यू बोला है ना, वो हम निकाल सकते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, ए ई ओ क्यू स्क्वायर रूट में 2AO अपॉन सी 2 इंटू 8000 यूनिट्स इंटू ₹200 डिवाइडेड बाय ₹80 और पूरा स्क्वायर रूट 2 इंटू 8000 इंटू 200 अपॉन 80 और स्क्वायर रूट। तो आंसर आया आप ई आ गया 200 यूनिट्स, मतलब एक बार में आप 200 यूनिट्स मंगाओगे। ए पॉइंट आ गया आपका ई निकालना था। ठीक है, अब बी मत पढ़ो, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। बी पॉइंट अभी मत पढ़ो, क्वेश्चन देखो आगे क्या लिखता है। यहाँ से द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड, कंपनी हम चला रहे ना, हमारी कंपनी है, हमको एक ऑफर मिला है। यहाँ लिखा है द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड, इसका मतलब होता है आपको ऑफर मिला है। आप एक कंपनी हो, आपको ऑफर मिला है अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%, मतलब आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा 4%। सर डिस्काउंट तो ठीक है, डिस्काउंट हम समझते हैं, अच्छी बात है, डिस्काउंट है 4% का, बट ये क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? तो बेटा क्वांटिटी डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप बल्क में परचेज करते हो। होलसेल, जब भी आप होलसेल में लेने जाते हो, बल्क क्वांटिटी परचेज करते हो, तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है ना। बल्क में जब भी परचेज करोगे, क्वांटिटी ज़्यादा लोगे ना, तो कोई भी बंदा आपको डिस्काउंट देगा ही देगा। तो कंपनी को ऑफर मिला है कहीं से कि अगर आप बल्क में बहुत सारी क्वांटिटी मंगाओगे तो आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। 4% का डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ एल्फा। जो एल्फा जो हमारा मटीरियल है, हम परचेस करते हैं उसको। अच्छा, परचेस कॉस्ट कितना है? 400 है ना, वही कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट जो एल्फा का आता है वो 400 रुपये का आता है। अगर आप इसको बल्क में मंगाओगे तो 400 रुपये में, 400 रुपये में ही आपका 4% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो वो आएगा 384। मतलब अगर आप बल्क में मंगाते हो, मैंने क्या किया, 400 में से उसका 4% निकाल के माइनस कर दिया। 400 माइनस 4% ऑफ 400, तो 384 आया। ठीक है, मतलब 16 रुपये गया। हाँ, 16 रुपये गया। नॉर्मली अगर आप अल्फ़ा परचेज करते हो तो आपको 400 रुपये का पड़ता है, पर अगर आप बल्क में क्वांटिटी मंगाओगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा 4% का। क्वांटिटी डिस्काउंट 4% माइनस करने के बाद 384 हो जाएगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो हर बंदा चाहेगा कि हाँ कम होना चाहिए, मतलब हम बल्क में मंगाएंगे। आगे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 यूनिट्स कंपोनेंट्स एट अ टाइम। भाई क्वांटिटी डिस्काउंट है, बल्क क्वांटिटी मंगाओगे तभी मिलेगा। तो सर बल्क क्वांटिटी कितनी? 4000, मतलब यही तो कंडीशन है। ये एक कंडीशन ऑफर आपको मिला है कि 4% का डिस्काउंट है, प्रोवाइडेड मतलब एक कंडीशन है। द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में आप 4000 यूनिट्स मंगाओगे तभी आपको ये 4% का डिस्काउंट मिलेगा अल्फा की कॉस्ट पे। इसमें कोई दिक्कत समझ नहीं है ना। नॉर्मली अल्फा का जो परचेज प्राइस है वो 400 रुपये है। ठीक है, और हम अभी एक बार में कितना मंगाएंगे? 200 मंगाएंगे। ई ओ क्यू निकाला ही क्यों जाता है? ई ओ क्यू इसलिए निकाला जाता है ताकि आपको पता चले कि एक बार में एट अ टाइम, एक बार में आप कितनी क्वांटिटी मंगाओगे? 200, सिर्फ 200। और सामने वाला ऑफर दे रहा है कि भाई 4000 मंगाओ तब आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। हम ई ओ क्यू के हिसाब से 200 मंगाएंगे, मतलब एक सिंगल ऑर्डर में हम तो 200 मंगाएंगे क्योंकि ई ओ क्यू हमारा 200 है। बट सामने वाली पार्टी ये बोलो कि नहीं, आप एक ऑर्डर में 4000 यूनिट्स मंगा लो। कहाँ 200, कहाँ 4000? हम 200 मंगाएंगे ई ओ क्यू के हिसाब से, बट सामने वाली पार्टी बोलती नहीं 4000 मंगाओ, तो आपको यहाँ पे 4% का डिस्काउंट मिलेगा। 4000 में मिलेगा, यहाँ पे मंगाओगे तो नो डिस्काउंट। अगर आप एक बार में 200 मंगाओगे तो नो डिस्काउंट, मतलब वहाँ पे आपको 400 रुपये ही पे करने पड़ेंगे अल्फा के लिए। और अगर 4000 मंगाओगे तो 4% का डिस्काउंट माइनस होने के बाद आपको 384 पे करना पड़ेगा, है ना। ये क्लियर है ना पक्का? कहाँ से? 400 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पर यूनिट है, वो कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट है अल्फा की 400 रुपये। तो अगर आप 200 क्वांटिटी मंगाओगे एक बार में, मतलब जो ई ओ क्यू मंगाओगे वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट नहीं मिलेगा मतलब जो 400 का प्राइस है वो 400 ही रहेगा। पर अगर आप 4000 मंगाओगे एक बार में तो 4% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 400 में 4% माइनस करने के बाद 384 में आपको मिल जाएगा 4000 क्वान्टिटी। समझ आ गए? तो आप पढ़ो बी पॉइंट क्या बोलता है, एडवाइस वेदर द कंपनी वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। जो ये आपको ऑफर मिला है 4% का, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई पागल आदमी बोलेगा तुरंत बिना कैलकुलेशन के, कोई पागल आदमी बिना कैलकुलेशन के बोल देगा हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट है ना। अगर आप इतना 200 मंगाओगे तो 400 का पड़ेगा पर पीस, पर अगर आप 4000 मंगाओगे तो पर पीस आपको 384 का पड़ेगा। तो बेटा कहाँ 200 है, कहाँ 4000 है?
4000 क्वांटिटी को स्टोर कैसे करोगे? मंगाओगे और स्टोर करोगे, उसमें खर्चा लगेगा ना। मतलब बेसिकली जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वो आपको निकालना पड़ेगा। 2 कॉलम बनेगा, एक 4000 IOQ का और एक 200 EOQ का। दोनों की हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे साल की, फिर देखेंगे जिसमें कम है हम वो मंगाएंगे। ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी तो लगेगी ना, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट सिर्फ आपको परचेज कॉस्ट पे मिलेगा। जो 400 रुपये का कॉस्ट है पर यूनिट, खाली उसमें 4% का डिस्काउंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, तो चलो मैं बी पॉइंट चालू करूँगा, तो लिखूँगा भाई जो मैंने आपको पिछली बार सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हम साल भर की इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने वाले हैं। पर्टिकुलर्स ROQ EOQ, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, जो आपको ऑफर आया है सामने से 4000 यूनिट्स का ऑफर आया है, और EOQ मतलब जो हमने फॉर्मूले से निकाला है 200 यूनिट्स से। इन दोनों का आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कॉस्ट को कंपेयर करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये भी वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाते हो। फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कॉस्ट कम आती है। ज़रूरी नहीं है कि डिस्काउंट है तो उसी में कॉस्ट कम होगी। मैंने बताया ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी तो बचा है ना। तो चलो, सबसे पहला खर्चा क्या होता है? टोटल परचेज कॉस्ट। सबसे पहला होता है टोटल परचेज कॉस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला था A इंटू CPU। CPU का मतलब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ए था आपका एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल। एनुअल मतलब साल भर में आप कितने यूनिट्स मंगाने वाले हो? 8000, वो पहले आपको दिया हुआ था। साल भर में हम 8000 मंगाएंगे यूनिट्स, तो बेटा यहाँ पे भी 8000 ही मंगाएंगे। ये तो बात हो गई कि एक बार में कितना मंगाना है। एक बार में आप या तो 4000 मंगाओगे या तो एक बार में 200 मंगाओगे। तो एक बार में कौन सा मंगाना चाहिए वो मैटर करो। साल भर का तो उतना ही रहेगा 8000। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात देखना सामने। जब आप 200 यूनिट्स मंगा रहे हो, जब आप EOQ मंगा रहे हो 200 यूनिट्स, तब आपको डिस्काउंट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ₹400 से ही। एक काम करता हूँ, मतलब रुपीज़ का साइन लगाना, मैं नहीं लगाता हूँ, जगह कम है। 400 रुपये से ही मल्टीप्लाई होगा। जो कॉस्ट पर यूनिट था 400 रुपये, उसी से मल्टीप्लाई होगा। बट यहाँ पे 400 से नहीं होगा। आप लोग क्या करना, कैलकुलेटर में 400 लिखना, माइनस का बटन दबाना और 4 और परसेंट, 400 माइनस 4%, तो 384। 8000 यूनिट्स जो आप मंगाओगे, अगर आप एक बार में 4000 मंगा रहे हो तो पर यूनिट की कॉस्ट आपको 384 पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ था डिस्काउंट ऑफ 4%। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 8000 इंटू 384, तो ये आया 30,72,000। और वहीं मैं इसको अगर 400 से मल्टीप्लाई करूँ तो 32 लाख। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4000 वाले में कम कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे 32 लाख लग रहा है, यहाँ पे 30,72,000 लग रहा है, तो हमें 4000 मंगा लेना चाहिए। तो नहीं, अभी मैंने कितनी बार बोला कि अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बचा है। सब निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे, तब देखेंगे किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। तो चलो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगला है आपका। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला याद है किसी को? पहले तो O होता है, ठीक है, उसको बाद में ही लिखा जाता है। वो मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आप एक ऑर्डर मंगाओगे तो उतना खर्चा लगेगा, और आप कितने मंगाओगे नंबर ऑफ ऑर्डर मंगाओगे, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर मंगाओगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता है? A/Q। हाँ, यहाँ पे Q लिखूंगा क्योंकि ROQ भी है EOQ भी है, तो खाली Q लिख दूंगा, A/Q इंटू O। तो वैल्यूज पुट करते हैं, A/Q। Q मतलब क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हो। तो यहाँ तो हम 4000 मंगा गए ना, और यहाँ 200 मंगा गए, है ना, और यहाँ पे 8000। ए उतना ही रहेगा, बट एक बार में आप 200 मंगाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो तो सेम रहेगा, वो चेंज, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था 200, तो वो तो बेटा 200 ही रहेगा। यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ तो 400 आ जाएगा, अलग से पता चल जाएगा है, और यहाँ 8000 आएगा। हाँ, आई 200 कट गया ना भाई, तो हाँ 8000 ही आएगा। सर अभी भी हम बोल रहे हैं चलो 4000 मंगाओ, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसमें कम है। देखो, उसमें अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो इसमें परचेस कॉस्ट भी कम है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम है एज़ कम्पेयर टू EOQ।
दोनों कॉस्ट इसमें कम है, ठीक है ना बेटा, खत्म तो होने दो, अभी सी बचा है, ठीक है, सी बचा है अभी। टोटल कैरिंग कॉस्ट, साल भर की कैरिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट। बेटा स्टोरेज कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी, इसमें कम लगेगी। यहाँ आपको 4000 यूनिट्स को स्टोर करना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा स्टोर करने में, और यहाँ मात्र 200 है, बहुत कम खर्चा लगेगा। तो बस यही तो बात थी, इसलिए मैं बोला रुक जाओ रुक जाओ। चलो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन 2 इंटू सी, याद है पिछले में किए थे। क्यू है आपका 4000 अपॉन 2, यहाँ पे क्यू है 200 अपॉन 2, ठीक है। क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हो, पहले में 4000 मंगा रहे हो, दूसरे में 200 मंगा रहे हो। सी 100% लोग, या चलो मैं बोल देता हूँ 99% लोग यहाँ पे गलती करेंगे, 99% लोग गलती करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल के रखा है पहले, सी जो है ना ये देखो निकाल के रखा है। क्वेश्चन में अगर देखा जाए, क्वेश्चन में जो सी है ना वो 20% दिया हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया था 20%, तो 20% किसका निकालते हैं सर, कॉस्ट पर यूनिट का, मतलब 400 का, तो वो तो हमने निकाल के रखा है ना। ये देखो सी हमने निकाल के रखा है, 20% ऑफ 400 कितना आया था, 80 रुपीज़ आया था। तो यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80 कर दी गलती, वहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80 कर दी गलती। इधर देखो ध्यान से, $76.8। सर कहाँ कहाँ से लाते हो पता तो समझ नहीं आता है बेटा। 20% किसका, परचेज प्राइस का। तो परचेज प्राइस बोले तो ये देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, 20% इसका निकालोगे, 20% इसका निकालोगे, दोनों में सेम थोड़ी है। अब समझ आए गलती, 99% लोग, सिर्फ 1% लोग अच्छे हैं जो कि मैं हूँ। चलो समझ आया। कैरिंग कॉस्ट आपको भले 20% दिया हो, और मैंने आपको 100 बार सिखाया है कि जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो वो परसेंट आप किसका निकालोगे, परचेज प्राइस का निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट का निकालोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट है 400 और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट है 384। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये 400 का 20% 80 होगा, और ये 384 का 20% 76.8 होगा। जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट होता है, सीपीयू होता है या परचेज कॉस्ट जो भी बोलो, उसका 20% जो भी परसेंट दे दे क्वेश्चन में, उसी का 20% निकलेगा जो परचेज कॉस्ट रहेगा। तो परचेज कॉस्ट दोनों में अलग अलग है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ना, तो दोनों का परचेज कॉस्ट भी अलग अलग हो गया, इसलिए कैरिंग कॉस्ट भी अलग होगा। क्योंकि जो 20% देखो 20% फिक्स्ड है, बट वो 20% हमेशा सीपीयू का निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट का निकलेगा। तो यहाँ पे वो 384 है, यहाँ पे 400 है, तो ध्यान करना, इसमें गलती मत करना। 400 का 20% यहाँ पे 80 और 384 का 20% यहाँ पे हमने निकाला 76.8। अब इसको अगर सॉल्व करें कितना ज़्यादा हो गया, 1,53,600, और यहाँ पे मात्र 8,000। 8,000, देख लो किसमें कम है, किसमें दम है, तेरे भाई में दम है। चलो तेरे भाई किसी से कम है। चलो ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा खुद बताओ, 30,72,000 प्लस 400 प्लस 153,600, तो ये आया आपका 32,26,000 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर आप एक बार में 4,000 मंगाओगे तो, और यहाँ दूसरे कॉलम को किया जाए 32 लाख प्लस 8,000 प्लस 8,000। जो लोग ध्यान देते होंगे उनको क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन बोलता हूँ, एक कॉन्सेप्ट याद होगा, डैश डैश, याद करो, 32,16,000। ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है। ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है, तभी उसको सही माना। अगर इक्वल नहीं है मतलब कुछ गलत है। तो चलो मेरा आ गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया, एक में आ गया 32,26,000 और एक में आ गया 32,16,000। कोई भी बता देगा कि हम कौन सा प्रीफर करना चाहेंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, साल भर में आपको इतना इतना खर्चा लगेगा। अगर आप एक बार में 4,000 मंगाते हो तो इतना खर्चा लगेगा, एक बार में 200 मंगाते हो तो इतना खर्चा लगेगा। फाइनल डिसीजन अपना नीचे लिखना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन हमारा नीचे लिखना पड़ेगा। अच्छा पर क्वेश्चन पूछा क्या था, पूछा था कि एडवाइस वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो वही हो गया ना, अगर क्वांटिटी ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे मतलब 4,000 मंगा लोगे तो ये कॉस्ट लगेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफर हमको एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। आप डिस्काउंट आपको लगेगा होगा डिस्काउंट, क्योंकि देखो कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना,
आपका परचेस कॉस्ट भी कम था, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम था, क्योंकि आप बल्क में मंगा रहे हो तो कम ऑर्डर में ही आपका काम हो जाता। बट बल्क मंगा रहे हो तो आपको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसलिए ओवरऑल देखें तो वो भी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्या लिखेंगे, 10 द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट क्वांटिटी ऑफर। कारण बता दो, बिकॉज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मोर। वहाँ पे ज़्यादा लगेगी ना, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है उसको क्यों मंगाना। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम वो ऑफर को मना कर देंगे, नहीं चाहिए भाई तुम्हारा डिस्काउंट अपने पास रखो, हम अपना EOQ मंगाएंगे, EOQ में कॉस्ट कम है, हम 200 ही मंगाएंगे एक बार में, हम खुश हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि हमारी नीड पूरी हो जाएगी, 200 में ही काम भी पूरा हो जाएगा और कॉस्ट भी कम लगेगी, 32,16,000 लगेगा। ठीक, तो कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द क्वांटिटी ऑफर बिकॉज क्या है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट उसमें ज़्यादा है। अगर आप क्वांटिटी ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, और क्यों लगनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा आया है बहुत बार एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, वही चीज़ करना है जैसे आपने अभी 2 कॉलम बनाए, एक 4000 का, एक 200 का। अब 5 कॉलम बनेंगे। करना वही है, टोटल परचेस कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऐड करके बताना है कौन सा सबसे बेस्ट है। अभी जैसे 2 कॉलम थे वैसे अभी 5 कॉलम होने वाले हैं। तो देखो फटाफट इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे तो टेंशन मत लेना। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। सबसे बेस्ट क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर मंगाने की कौन सी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे अगर, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लास इंटरवल स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होगे, क्लास इंटरवल कैसा होता है कि अगर आप 250 टन से लेस मंगाओगे, क्वांटिटी आपको टन में दी हुई है, अगर आप लेस देन 250 मंगाओगे तो आपको प्राइस लगेगा, प्राइस पर टन 6 रुपये का लगेगा। फिर जैसे जैसे देखो क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस कम होते जाएगा। 250 से 800 मंगाओगे तो 5.9, 800 से 2000 के बीच में अगर क्वांटिटी मंगाओगे तो 5.8 लगेगा, 2000 से 4000 के बीच मंगाओगे तो 5.7, और 4000 के ऊपर जितना भी मंगाओगे वो 5.6 लगेगा पर टन। दिस इज प्राइस पर टन। तो देखो बताया ना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जा रही है प्राइस कम होते जा रहा है, ये आपका परचेस प्राइस हो गया। फिर बता रहा है कि एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 4000 टन। एनुअल डिमांड बोला है, एनुअल डिमांड मतलब ए हो गया। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट बोले मतलब ये सी है, सी किसका, सी कितना है, 20% है। सो 20% किसका, प्राइस का, परचेस प्राइस पर टन का। तो सर परचेस प्राइस तो 5 है, हाँ पाँचों का निकलेगा, पाँचों का अलग अलग निकलेगा। 6 का 20%, 5.9 का 20%, 5.8 का 20%, 5.7 का 20%, 5.6 का 20%, सबका अलग अलग कैरिंग कॉस्ट निकलेगा। और फिर आगे बोलता है द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6 रुपीज़ पर ऑर्डर, मतलब ये ओ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 6 है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये तो इतना ही पर ऑर्डर है ना, तो इतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। तो आपको 5 कॉलम बनाना है, फटाफट मैं बना देता हूँ। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ठीक, उसके आगे 5 कॉलम है। ठीक, तो चलो क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी कितना लिखेंगे, सब में जो लोअर लिमिट है ना उसको लिखोगे। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट जानते हो क्लास इंटरवल का। देखो लोअर लिमिट क्या क्या है इसकी, देखो अगर आप बोल रहे हो 250 से 800 के बीच में मंगाना है, मतलब 250 लोअर लिमिट है, यहाँ पे 800 लोअर लिमिट है, 800 से 2000 है ना, तो 800 इज द लोअर लिमिट, और यहाँ पे 2000 से 4000, तो 2000 इज द लोअर लिमिट। 4000 एंड अबव कितना भी हो सकता है, तो 4000 इज द लोअर लिमिट। सर पहले वाले में लोअर लिमिट क्या होगी, क्योंकि वहाँ तो बोला है लेस देन 250, तो वो तो ज़ीरो भी हो सकता है ज़ीरो भी तो हो सकता है, लेस देन 250 ज़ीरो भी तो, ज़ीरो है, लेस देन 250 है, तो उसका कॉस्ट निकाल लो, ज़ीरो आएगा, वही सबसे अच्छा, सबसे कम कॉस्ट।
तो देखो लेस देन, जब भी ऐसा आएगा ना, इसका आप फिक्स तो कर नहीं सकते, तो क्या करना है, 250 से कम बोला है तो 250 से कम जो भी राउंड फिगर है वो ले लो। मैं 200 ले लेता हूँ, और यही लॉजिक है, आपको 200 ही लेना है। आप 150 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 70, 80, 170 कुछ भी ले सकते हो, 240 भी ले सकते हो, क्योंकि लेस देन 250 है। बट सबसे बेहतरीन लॉजिक क्या है, लेस देन 250 बोला है तो 250 से कम कोई भी एक राउंड फिगर ले लो, 200। ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए, 50 भी वो लोग राउंड फिगर ले लेते हैं, नहीं, वो बहुत कम हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। 250 से कम थोड़ा आसपास राउंड फिगर 200 ले लेंगे, तो पहला वाला क्वांटिटी आपका 200 हो जाएगा, 200 टन। फिर सबका लोअर लिमिट है 250, 800, 2000, 4000, 250, 800, 2000 और 4000। यूनिट टन है सब में, तो टन टन लिख देते हैं, तो टन टना टन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहला क्या होता है, टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट आता कैसे है, ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। ए तो आपका 4000 यहाँ पे नीचे दिया हुआ था, ये देखो, एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 4000 टन, नीचे लिखा हुआ है, तो ए तो सभी में 4000 होगा, मैं सब जगह लिख देता हूँ, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, ठीक है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर टन, जो आपका प्राइस दिया हुआ है, पूरा लाइन से दिया हुआ है, 6 से चालू है और 0.1 कम होते जा रहे हैं, 6 है, फिर 5.9 है, फिर 5.8 है, फिर 5.7 है, फिर 5.6 है, एकदम आसान, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हो गया आपका आई 24,000, 23,600, 23,200, 22,800, 22,400। ठीक, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड क्या आएगा आपका, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक, फॉर्मूला ए अपॉन क्यू इंटू ओ। ठीक, ए अपॉन क्यू, तो चलो 4000 अपॉन 200, ए अपॉन क्यू 4000 अपॉन 250, अगेन ए अपॉन क्यू 4000, ए तो 4000 ही है ना सब में, और क्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाओगे, तो यहाँ 800 मंगाओगे, यहाँ एक बार में 2000 मंगाओगे, और यहाँ एक बार में 4000 मंगाओगे, सर एक बार में पूरा आ गया 4000, तो अच्छी बात है। इंटू ओ, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि दिया हुआ था 6 रुपये, कोने में लास्ट में सबसे दिया हुआ था 6 रुपये है, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, एक 120, 96, कहाँ 30, ये 2 रहेगा 12, 1 रहेगा 6, हो गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। फिर इसके बाद क्या करना होता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला था Q अपॉन 2 इंटू सी। तो चलो Q मतलब वही क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हो, तो 200 अपॉन 2, यहाँ 250 अपॉन 2, यहाँ 800 अपॉन 2, 2000 अपॉन 2, 4000 अपॉन 2। हाँ, सी निकालना है, तो सी तो आपको परसेंट में दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट कोई बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट 20% बोला है। 20% किसका निकालते हो, परचेज प्राइस का, प्राइस पर टन का, मतलब 6 का 20%, 5.9 का 20%, 5.8 का 20%, 5.7 का 20%, 5.6 का 20%, यहाँ पे आप सी 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 सबका लिखते जाओगे। ठीक है, चलो तो मैं निकालते ही जाता हूँ, लिखते भी जाता हूँ। 6 का 20%, 1.2, 5.9 का 20%, हाँ एक सेकेंड, या इंटू 5.9, ठीक, 1.18, फिर आपका 5.8 का 20%, 1.16,
5.7 का 1.14, 0.2 कम होते जाएगा तो यहाँ देखना 1.12 आएगा, 1.12। ठीक, बस इसको अब सॉल्व करना है। ठीक, तो ये 120 आ जाएगा, 100 120 आया। ठीक है, 140। अच्छा ये बढ़ते जाएगा, देखना क्वांटिटी बढ़ गई मतलब स्टोरेज कॉस्ट बढ़ते जाएगा। आइए, ठीक है, अब ऐड कर देंगे, देखेंगे जिसमें सबसे कम आएगा उसी को मंगाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, साल भर की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक, सबको ऐड कर देंगे, जिसमें कम होगा मंगा लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 24,240, 24,240। ठीक, बाकी 23,843.5, 23,694, 23,952। ठीक, 24,646। ठीक है, तो देख लो जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगेगी, सबसे कम है मेरी बीच वाले में, बीच वाले में सबसे कम है। हाँ देख लो, पाँचों को आपस में देख लो, 23,694 इज द मिनिमम कॉस्ट। तो मैं क्या करूँगा, 800 वाला मंगाऊंगा। 800 वाला कौन सी कैटेगरी था, ये था, मतलब 800 से 2000, सिर्फ 800 नहीं, एग्जैक्ट 200 नहीं, पूरी कैटेगरी है ना, पूरा क्लास इंटरवल है, मतलब 800 से 2000 के बीच में आप कितना भी मंगा लो, 800 से 2000 के बीच में कितना भी मंगा लो, आपका जो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट है वो कम आएगा। अब देखो 800 के 2000 के बीच में तो बहुत सारा होता है ना, हमने लिया था लोअर लिमिट 800, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको 800 ही मंगाना है, आप 800 से बीच में, 800 से 2000 के बीच में कितना भी मंगा लो, कैसे भी कर लो, पाँचों के हिसाब से आपका कॉस्ट उसमें मिनिमम ही आएगा। ठीक, तो मैं क्या लिख दूंगा, द बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इज बिटवीन 800 टन एंड 2000 टन। 800 से 2000 टन के बीच में मंगा लो, आपका वो कॉस्ट जो है सबसे मिनिमम रहेगी और वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक, बस यही था क्वेश्चन। आ जाओ 18 में। 18 तो मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन की तरह बनेगा, एकदम छोटा क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी स्पीड में बनाएंगे, क्योंकि बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। और याद है हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, देखो पहले फॉर्मूला ही तो लिख देते हैं सबसे पहले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बस इसका आंसर आ जाता था, टाइम्स में आता था, कितने टाइम आपने मटेरियल को परचेस किया, कंज्यूम किया, परचेस किया, कंज्यूम किया। ठीक है, और 2 साल का डेटा है, आपको 2 साल का निकालना है, सॉरी 2 मटेरियल है, ठीक है, साल में ये 2 मटेरियल है, ए और बी, आपको दोनों का निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालें, फॉर्मूला लिख दिए, अब ऐसे बना देना 2 कॉलम ए और बी, यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना। और ये कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालूँ, ए का निकाल लेते हैं, तो 10,000 प्लस 52,000 माइनस 6,000,
तो आपका आंसर आया 56,000 कंजम्पशन। ठीक, वैसे अगर बी का निकालूँ तो 9 + 27 - 11, 9 + 27 - 11, 25,000 आपका मटेरियल कंज्यूम ऑफ बी। ठीक, फिर इससे क्या करोगे आप, इसको डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवाइड का साइन लगा देना अलग से, और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, एवरेज को भी फुल फॉर्म में लिखना। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो 10 + 6 अपॉन 2 आ जाएगा 8,000, और बी का 9 + 11 अपॉन 2 आ जाएगा 10,000। एकदम सिंपल। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आपका आएगा 7 टाइम्स, है ना, और ये आपका 2.5, 7 टाइम्स और 2.5 टाइम्स। यही है आपका इन्वेंट्री, फुल फॉर्म में लिखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आ गया, खत्म क्वेश्चन। नहीं खत्म नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। बोला था ये तो बोला था कि कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द 2 आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। उसमें को कमेंट पास करना है, जो जिसके लिए हम आए गए कमेंट पास करना है। हाँ, तो चलो कमेंट क्या पास करूँगा, मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग देन मटेरियल बी। क्योंकि उस साल में 7 बार आना जाना कर लिया। देखो ये जो हम डेटा निकालेंगे पूरे साल का है, मैंने क्या लिखा है, मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग देन मटेरियल बी, मतलब वो फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी जाता है। हाँ ना, तो साल में 7 बार ऐसा हो गया, साल में 7 टाइम्स हुआ है कि मटेरियल ए आया चले गया, आया चले गया, पर बी सिर्फ 2 टाइम्स हुआ। साल, उसके लिए भी साल उतना ही था, इसके लिए भी साल उतना ही था, दोनों के लिए साल 12 महीने का था। 12 महीने में मटेरियल ए 7 बार आना जाना कर चुका है, जहाँ बी उतने ही साल में 2.5 टाइम्स आना जाना किया है। तो ये कमेंट आपको ये लिखना था कि मटेरियल ए इज़ फास्ट मूविंग देन मटेरियल बी। ए जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट, मतलब उसका मटेरियल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है ना। आप खुद देख लो, इसका आपने 56,000 का कंज्यूम किया, इसका 25,000 कंज्यूम किया है, तो वही बात हो गई ना। ए जो है वो फास्ट मूविंग है, बस हो गया, खत्म क्वेश्चन, इतना ही था। आओ 19 में। ठीक है, चलो देखो 19 में क्या बोलता है, फ्रॉम द गिवन डेटा बिलो, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट, ये वही चीज़ें, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल निकालना है। जहाँ पे आपको बोल दिया कि रीऑर्डरिंग क्वांटिटी वैसे दी तो नहीं है, तो मैंने आपको बताया जब रीऑर्डर क्वांटिटी ना दी हो तो क्या करोगे, EOQ निकालोगे। ठीक है तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर इज 20 रुपीज़, ओ दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग ईयर 5,000, ए दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स। ठीक है, प्राइस, परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50, परचेस प्राइस दिया हुआ है, परचेस प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है 50 रुपीज़। ठीक है, फिर एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब ये कैरिंग कॉस्ट हो गया, इस ₹5 दिया हुआ है। ज़िंदगी में पहली बार आपको कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में दे दिया मतलब सीधा फॉर्मूले में पुट करोगे, कोई इधर उधर के देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका EOQ यानी कि ROQ निकल जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले, ROQ अगर क्वेश्चन में दिया है तो ओके, नहीं दिया है तो हम EOQ निकालते हैं और उसी को ROQ मान लेंगे, है ना। तो चलो फॉर्मूला में EOQ का ही डालूंगा, बट उसी को आप क्या बना दोगे, उसी को ROQ बना दोगे। तो चलो मैं EOQ निकालूंगा 5 है ना, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपीज़ दी हुई है पहले से। दो 200 यूनिट्स आपका EOQ आ गया, 200 यूनिट्स, मतलब यही आपका ROQ भी है, रीऑर्डर क्वांटिटी यही है 200, क्योंकि अलग से दिया नहीं है ना, तो EOQ को ही ROQ मान लिया जाता है।
अब हमको क्या क्या निकालना है? अच्छा, पहला पॉइंट तो हमको निकालना था रीऑर्डरिंग लेवल। एक काम करता हूँ, यहाँ पे निकालते जाता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, अभी से बोल देता हूँ। तो रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फुल फॉर्म में लिखना, तो मैक्सिमम कंजम्पशन आपको दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन 20 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो लीड टाइम आपको यहाँ दिया हुआ है, देखो डिटेल्स ऑफ लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम है आपका 15 दिन, 15 डेज। तो 20 यूनिट्स इंटू 15 डेज, ये आपका 300 यूनिट्स आपका आईओएल निकल गया। आईओएल के बाद आपको निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? रॉक एंड रोल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, ROQ प्लस ROL, यहाँ लिख देता हूँ आगे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो ROQ दिया नहीं था, आपने EOQ निकाला था। कितना आया था EOQ आपका? 200 यूनिट्स, वही आपका ROQ बन जाएगा 200 यूनिट्स, प्लस ROL आपने अभी निकाला 300 यूनिट्स, हाँ, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। सर कंजम्पशन दिया है, ये देखो एफ पॉइंट देखो ज़रा, रेट ऑफ कंजम्पशन में आपको एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया है। अगर मैक्सिमम कंजम्पशन 20 है और एवरेज कंजम्पशन 15 है, तो मिनिमम कंजम्पशन 10 होगा। ये मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक है, वैसे लॉजिक बता रहा हूँ कैसे निकला। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कंज्यूम करते हो, एवरेज आप 15, तो कम से कम कितना होगा? 10, क्योंकि 5-5 का गैप होगा। एवरेज ऐसे ही होता है, सिंपल एवरेज 5-5 का गैप हो गया ना, मतलब गैप कितना भी हो सकता है, बट ये जो गैप वाला जो लॉजिक है वो हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। तो निकाल के बता देता हूँ, ये देखो एवरेज कंजम्पशन इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन अपॉन 2, यही होगा ना। तो एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 15 इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन को नहीं पता है, प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन पता है 20 अपॉन 2। तो अगर आप सॉल्व करोगे, पहले 2 को यहाँ ले जाओगे, 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, 15 ये अपॉन 2 है, वहाँ जाके इंटू 2 30 हो गया, और ये प्लस 20 वहाँ जाके माइनस 20 हो जाएगा, 30 माइनस 20, तो मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा आपका 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है। आसान बच्चों का खेल है। मिनिमम कंजम्पशन आपका 10 यूनिट्स इनटू मिनिमम लीड टाइम, आपको यहाँ दिया हुआ मिनिमम लीड टाइम है 6 डेज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 200 प्लस 300, देखो ये पूरा एक साथ है ना, आप इसको एक ही लाइन में लिखना, या नीचे भी करोगे तो ठीक है, वैसे एक लाइन में आ जाएगा। 200 प्लस 300 हो गया 500, 500 में से 60 रुपये 60 यूनिट्स को आप माइनस कर दोगे, 10 इंटू 6 कितना हो गया? 60 हो गया ना। तो 200 और 300 मिला के हुआ 500, 500 माइनस 60, 440 यूनिट्स आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक। तीसरा पॉइंट हमको बोला है मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल के बताओ सर। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल आरओएल अपने अभी ऊपर निकाला था 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन है आपका 15 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन है 15 यूनिट्स, और एवरेज लीड टाइम है 10 डेज, तो यानी 15 इंटू 10, 15 यूनिट्स इंटू एवरेज लीड टाइम है 10 डेज, मतलब 300 में से 150 गया, 150 बचा यूनिट्स, ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है? डेंजर स्टॉक लेवल। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे छुपा हुआ है, डेंजर स्टॉक लेवल निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं चौथा पॉइंट। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। याद है ना, लीड टाइम, क्योंकि अब डेंजर में हो तो इमरजेंसी मंगाना पड़ेगा, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज अलग से दिया होना चाहिए। एवरेज कंजम्पशन तो आपका वही है 15 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, ये है दिया हुआ है अलग से, देखो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज इज 4 डेज दिया रहेगा हमेशा, 4 डेज। 15 फोर्जा हो गया 60 यूनिट्स, 19 नंबर क्वेश्चन खत्म, आ जाओ 20 में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसी स्पीड में बनाएंगे और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। चलो 20 क्वेश्चन,
Messrs Tube Limited are the manufacturer of a picture tubes of TV. The following are the details for the operation during the year 2021. देखो आपको ये दिया हुआ है एवरेज मंथली डिमांड, सबसे दिक्कत वाली बात, एवरेज मंथली डिमांड, मंथली मार्केट डिमांड 2000 ट्यूब्स। आपको तो ए निकालना है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, एनुअल निकालना है, साल का निकालना है, आपको मंथली दिया हुआ है। अरे ये तो गलत बात है, मतलब एक महीने का दिया हुआ है 2000, साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मैंने बोला नहीं, मैंने पूछा, मैं बता नहीं रहा हूँ कि 24,000 है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये 2000 ट्यूब आपको मंथली के हिसाब से दिया हुआ है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका ए है। या फिर यहाँ पे आओ, नॉर्मल यूसेज आपको दिया हुआ है। नॉर्मल यूसेज का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल यूसेज का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन। कैसे दिया हुआ है? 100 ट्यूब्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते का 100 ट्यूब्स है, एक हफ्ते का। साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 100 इंटू 52, 5200, इन दोनों में से आपका ए कौन सा होगा? 24,000 को ए मानूँ या 5200 को ए मानूँ? अमाउंट बड़ा है, अमाउंट छोटे वाली बात नहीं होती। कई लोग का दिमाग क्या जाएगा, सर 24,000 बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, उसको ए ले लेते हैं, 5200 तो छोटा है। पागल, कितना भी हो सकता है, स्मॉल स्केल बिग स्केल, वो आपको थोड़ी पता। अमाउंट पे मत जाना, लॉजिक पे जाना। ए का फुल फॉर्म क्या था? ए का फुल फॉर्म क्या था? एनुअल, एन है ये, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन। अब आप खुद देख लो दोनों में से कौन सा कंजम्पशन है। बेटा ये डिमांड है, ये कंजम्पशन है। डिमांड तो कस्टमर ही करता है, कस्टमर की मार्केट में डिमांड चल रही है कि 2000 ट्यूब मंथली में बिक जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि आप कंजम्पशन कितना करते हो। कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन में कितना यूज़ करते हो। कंजम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन मतलब आप प्रोडक्शन करते समय कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हो, और हमें वही चाहिए। हमको मार्केट की डिमांड नहीं चाहिए कि मार्केट में 2000 ट्यूब बिक जाएगा, महीने का बिक जाएगा, उससे मतलब नहीं है। हमको एवरेज कंजम्पशन से मतलब, हमको बेसिकली कंजम्पशन देखना है। ए का मतलब ही था एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, है ना। वो तो डिमांड है, डिमांड को थोड़ी लेंगे, कंजम्पशन को लेंगे। मतलब आपका ए क्या हुआ? 5200। आपका जो ए होगा कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए, 100 ट्यूब से पर वीक, हफ्ते में होते हैं साल में होते हैं 52 वीक्स, तो 5200 ट्यूब्स ये आपका ए हो गया। इसका कोई भी काम नहीं है, इसको काट के फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसको पहले मिटाऊंगा, और फिर लिखूंगा, सॉल्यूशन चालू करूँ तो लिखूंगा ए इक्वल्स टू, जो 100 ट्यूब्स है वो पर वीक है, और साल में होते हैं 52 वीक्स, मतलब साल भर का आपका कंजम्पशन हो जाएगा 5200 ट्यूब्स। ये आपको ए मिल गया। उसके बाद आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपये पर ऑर्डर, ओ दिया हुआ है 100 रुपये पर ऑर्डर, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर है ना, मतलब जो सी है, सी आपको फिर से वही घुमा दिया, 20% दे दिया। सर 20% किसका? कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स का। कॉस्ट कितना है पर ट्यूब? 500 है। पर ट्यूब का जो परचेस कॉस्ट होता है 500 दिया हुआ है, उसका 20%, तो यह आ जाएगा आपका 100 रुपये, ठीक है। तो एक काम पता है, आप EOQ निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देख लो क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्मल यूसेज है, मतलब वो एवरेज कंजम्पशन है, फिर ये मिनिमम कंजम्पशन और ये मैक्सिमम कंजम्पशन सब दिया हुआ है। फिर लीड टाइम भी दिया हुआ है। लीड टाइम है क्या है? 6 to 8 वीक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम लीड टाइम 6, मैक्सिमम लीड टाइम 8, एवरेज लीड टाइम 6 + 8/2, 7 वीक्स। ये एवरेज लीड टाइम, 6 और 8 के बीच में 7 आता है भाई। एवरेज लीड टाइम 7 वीक्स, ठीक। सब चीज़ दी हुई है। आते हैं क्वेश्चन, पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या क्या है देखा जाए। सबसे पहले तो बोलते हैं कंप्यूट फ्रॉम द अबव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले आपको वो निकालना है। फर्स्ट पॉइंट में बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, फुल स्टॉप, फिर आगे का देखते हैं। EOQ तो निकाल पहले इतने से, तो निकाल लेता हूँ। EOQ इक्वल्स टू ब्ला 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 2 × 5200 ट्यूब्स × 100/100। पॉइंट में आया,
101.9 101 101.9 102 ट्यूब्स अप्रॉक्स। बात खत्म। EOQ आ गया। आगे क्या बोलता है? इफ़ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स, जो सप्लायर है जिससे आप माल मंगाते हो, देखो एक बार में आप कितना मंगाओगे? 102। EOQ आ गया। EOQ मतलब क्या होता है कि आप एक बार में कितना सामान मंगाओगे। हम एक बार में 102 ट्यूब्स मंगाएंगे, बट सामने से सप्लायर आपको ऑफर दे रहा है कि अगर आप 1500 यूनिट्स मंगाओगे ना एक बार में, 102 कहाँ है 1500 कहाँ है? हम तो 102 मंगाते हैं EOQ के हिसाब से, बट सप्लायर बोलते हैं नहीं सर आप 1500 मंगाओ। 1500 मंगाओगे ना मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 5% का। इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? क्या हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए? ऐसे नहीं बता सकते। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, 2 कॉलम बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक 102 का बनेगा और एक 1500 का बनेगा। 102 जो हमारा EOQ है, 102 जो हमारा EOQ है, और IOQ मतलब सामने वाली पार्टी जो ऑफर कर रही है कि आपने एक बार में आप 1500 मंगाओ। तो इन दोनों का कॉस्ट निकाल के हम कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें कम आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला खर्चा टोटल परचेज कॉस्ट, फॉर्मूला A इंटू CPU, एनुअल डिमांड जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। A तो आपका वही रहेगा, कितना था 5200 यूनिट्स था, तो यहाँ पे भी 5200 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो वो ये था ये देखो कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स कितना दिया हुआ था? 500 रुपये दिया हुआ था पर ट्यूब। हाँ 500 रुपये दिया हुआ था पर ट्यूब। तो 500 क्या है? 500 रुपये कब है? विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट आपको कॉस्ट लगेगा 500 रुपये, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि जब आप EOQ मंगाओगे EOQ कम है ना 102, वो हमेशा कम रहेगा, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप 1500 मंगाओगे तो 500, यहाँ 500 मत लिखना, 500 में आपको माइनस करना पड़ेगा 5% का डिस्काउंट। तो अगर मैं करूँ 500 माइनस 5%, सीधा यही दबाना, 500 लिखना, माइनस का बटन दबाना, 5 का बटन दबाना, परसेंट का बटन दबाना, तो सीधा फाइनल आंसर आ जाएगा। 500 में से 5% माइनस होने के बाद 475 का परचेज प्राइस। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, छोटे बच्चे थोड़ी हो। तो 5200 इंटू 500 26 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, और 475 से करोगे तो 24,75,000 24,70,000। ठीक है, अभी से जज मत करो, तीनों कॉस्ट निकालो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ, A अपॉन Q इंटू O। A तो आपका वही है 5200, अपॉन Q रहेगा 102 यूनिट्स। A वही रहेगा 5200, Q रहेगा 1500 यूनिट्स। अब देखना यहाँ पे थोड़ा और मज़ा आने वाला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपका दोनों में सेम रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ था 100 रुपये पर ऑर्डर, तो यहाँ भी वो 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी वो 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद है ना, A अपॉन Q करने से क्या आता है? अगर सिर्फ ये फ्रैक्शन को मैं सॉल्व करूँ, A अपॉन Q, सिर्फ ये इसको डिवाइड करूँ तो क्या आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर आता है। मतलब अगर मैं पहला वाला कॉलम देखूँ, ये वाला कॉलम कि क्या है आपका 5200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 102, आंसर आता है 50.9। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर है। नंबर ऑफ ऑर्डर साल में 50.9 बार आप ऑर्डर मंगाओगे, इम्पॉसिबल। नंबर ऑफ ऑर्डर कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, पहले भी मैंने बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। 50.9 है तो उसको 51 लोगे, हटा दो पूरा कैलकुलेटर में जो भी डेसिमल आया उसको 51 लिख दो। 50.9 है, राउंड फिगर लेना है 51, 51 इंटू 100 करोगे तो 5100 लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। सेम लॉजिक आपको दूसरे वाले में भी लगाना है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सिर्फ डिवाइड करने से क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा। तो 5200 डिवाइड 1500, 3.46, मतलब साल भर में 3.46 टाइम्स ऑर्डर मंगाओगे। गाड़ी में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर गाड़ी में आता है ना, तो 3.46 बार गाड़ी आएगी? नहीं, गाड़ी 4 बार आएगी। गाड़ी तो 4 बार आएगी ना, क्वांटिटी आप कम मंगाओगे बट गाड़ी जो है वो 4 बार आएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर हुआ 4 इंटू 100, 400। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं लेना है, राउंड फिगर 3.1 भी होता तो भी उसको 4 लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कभी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। खाना कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा बचेगा तो गरीब को दे देंगे बट खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। 3.1 होगा तो भी उसको 4 लेंगे।
चलो लास्ट खर्चा टोटल कैरिंग कॉस्ट, Q/2 इंटू सी। क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे आप 102 मंगा रहे हो, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप 1500 मंगाए, डिवाइड बाई 2। बेटा सी चेंज हो जाएगा, दोनों में अलग अलग रहेगा, बहुत बार मैंने बताया है। सी आपने जो निकाला था 20%, ये तो आपने 500 का निकाला था। 500 जो है विदाउट डिस्काउंट है, तो उसका आया था 100%, 100 रुपये। मतलब आप परचेज प्राइस का निकालोगे ना, यहाँ पे 500 का 20% और यहाँ 475 का 20%, ठीक है ना। तो 500 का 20% तो 100 है, और 475 का भी निकालेंगे 20%, तो ये आएगा 0.5। 475 का 20% 95, यहाँ 95 से मल्टीप्लाई। चलो सॉल्व किया जाए, इंटू 100 5100, और यहाँ पे 71,250, बाप रे। प्लस किया जाए तीनों को। अच्छा, जो समझदार बच्चे नोटिस कर लें, EOQ में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होता है, ठीक है। सेम नहीं है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो तीनों को ऐड किया जाए और देख लें हमको कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, डिस्काउंट वाला, या अपने EOQ में ही मंगाना चाहिए विदाउट एनी डिस्काउंट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, हाँ 26 लाख प्लस 5100 प्लस 5100, तो 26,10,200। और यहाँ पे देखा जाए 24,70,000 प्लस 400 प्लस 71,250, तो 25,41,650। देख लो कौन सा मंगाओगे, जिसमें कॉस्ट कम है वही मंगाएंगे। सर इसमें कॉस्ट कम है, मतलब ये जो IOQ है, जो ऑफर आ गया 1500 का, जिसमें डिस्काउंट मिलेगा 5% का, उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो 10 द डिस्काउंट ऑफर ऑफ 5% कैन बी एक्सेप्टेड, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखो पिछले वाले में रिजेक्ट किए थे, पिछला वाला क्वेश्चन था नॉट एक्सेप्टेड, बट यहाँ कम आ गया तो एक्सेप्टेड। तो डिस्काउंट ऑफर को 5% कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज लेस, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज लेस, कम है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी लोग को डाउट आ गया होगा कि सर कॉलम आपने उल्टा कर दिया, पहले EOQ यहाँ बनाया था, IOQ यहाँ बनाया था, अभी आपने उसको रिवर्स कर दिया, बेटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लो में बना दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। EOQ पहले बनाओ या IOQ पहले बनाओ, जो पहले बनाओ बाद में बनाओ, हमको कॉस्ट से मतलब है। ये सब छोटे मोटे डाउट, हमको कॉस्ट से मतलब है। कॉस्ट जहाँ पे कम आएगी हम वो मंगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये अभी आपका सिर्फ पहला पॉइंट खत्म हुआ है। सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको ROL मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक निकालना है, तो मैं यहाँ जगह बना के यहाँ निकाल देता हूँ। सेकंड पॉइंट में हमको रीऑर्डर लेवल निकालना है। पॉइंट नंबर सेकंड, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन है 200 ट्यूब्स और मैक्सिमम लीड टाइम है 8, 1600। 200 इंटू 8, 200 ट्यूब्स लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 वीक्स लिखना, अच्छे से लिखना, तो 1600 ट्यूब्स, ठीक है। ये आपका आ गया। थर्ड में आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने बोला है, मिनिमम बोला है, चलो पहले मिनिमम निकाल लेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ROL निकाले 1600 ट्यूब्स माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन मतलब नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 100 ट्यूब्स, और एवरेज हमने बताया था 7 वीक्स। एवरेज लीड टाइम 6 और 8 के बीच में क्या होता है, 7 होता है। 100 इंटू 7 मतलब 700 माइनस हो जाएगा। एवरेज कंजम्पशन है 100 ट्यूब्स इंटू एवरेज लीड टाइम है 7 वीक्स, तो ये 700 हो गया ना। 1600 में 700 गया, 900 ट्यूब्स आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक। फोर्थ आपको निकालना है लास्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। ROQ मतलब वही EOQ। अब देखो यहाँ पे भी लोग गलती करेंगे, ROQ बोला ना मतलब लोग 1500 ले लेंगे, गलत। आपको EOQ लेना है, क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों, हमने तो 1500 वाला एक्सेप्ट किया ना। यहाँ पे अपने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आप डिस्काउंट वाला ऑफर एक्सेप्ट करोगे।
एक्सेप्ट करोगे मतलब आप 1500 ही मंगाओगे क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है। 1500 में कॉस्ट कम है तो आप 1500 ही मंगाओगे, मतलब वही आपका IOQ फाइनल हो गया। ठीक है, बट वो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए था। देखो ऐसा होता है, कॉस्ट है ना। हाँ, और चलो मैं एक्स्ट्रा नहीं बताता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप फर्स्ट पॉइंट का था जो आपने ये एक्सेप्ट किया ना, वो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए किया था। फोर्थ पॉइंट आपको बोला गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो। फोर्थ पॉइंट आपको बोला गया मैक्सिमम स्टॉक निकालो, तो क्या यहाँ पे IOQ दिया हुआ है अलग से? नहीं दिया हुआ है, तो आप EOQ निकालोगे, है ना। जो आपका डाउट है ना कि सर देखो, डाउट पूछो, डाउट सुनो, बच्चों का डाउट सुनो। बच्चे लोग डाउट पूछेंगे, सर पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया, EOQ था 102, IOQ था 1500, हमने कॉस्ट निकाली, पता चला IOQ में कम आ गए, तो हमने वही मंगाना है, हर बार हमको 1500 ही मंगाना है। आपने उसको एक्सेप्ट किया ना, आपने अपने मुंह से बोला कि हम 1500 मंगाएंगे, एक्सेप्ट करते हैं उसको, हाँ, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है। और अभी आप बोलते हो नहीं, IOQ 1500 को ना लेते हुए EOQ लेंगे, तो 102 बेटा। हाँ, क्योंकि चौथे पॉइंट में आपको मैक्सिमम स्टॉक निकालने बोला, और चौथे पॉइंट में IOQ नहीं दिया हुआ है अलग से सेपरेटली, तो मैं वही वाला लॉजिक लगाऊंगा कि अगर IOQ नहीं दिया हुआ है तो मैं EOQ की तरफ जाता हूँ। EOQ मेरा 102 है। ठीक है, तो 102 ट्यूब्स प्लस ROL निकाला था मैंने 1600 ट्यूब्स, माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन है मेरा 50 ट्यूब्स, मिनिमम कंजम्पशन 50 है, मिनिमम लीड टाइम 6 है, 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 हो जाता है 300, तो 102 प्लस 1600 माइनस 300, 1402, 1402 ट्यूब्स। क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, मटेरियल खत्म, दिन भी खत्म। चलो, कोई डाउट होगा तो बेझिझक पूछ लेना, बिल्कुल सबको पता है कैसे पूछना है डाउट। और मटेरियल चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, फटाफट लेबर करेंगे और आगे के चैप्टर बहुत स्पीड से करेंगे। बीच में मेरा कुछ इशू था, 3 हफ्ते से वीडियो नहीं आई थी ना, थोड़ा इशू हो गया था। अब डेली आएगी क्योंकि अब पूरा टाइम है अब मेरे पास। ठीक है, 1 महीना बचा है लास्ट का, रगड़ देंगे, 100 नहीं 200 500% देंगे अपना, मैं भी दूंगा आप भी दोगे, तो एग्जामेशन तो पक्का है, कॉस्ट में चिंता नहीं लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो से आपका लेबर आ जाएगा। अभी के लिए बाय बाय।